साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे YouTube चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम व्याकरण पढ़ रहे हैं और व्याकरण में पिछली जो क्लास थी उसके अंदर हमने संधि के बारे में देखा। आज इस क्लास के अंदर हम समास के बारे में देखेंगे। तो समास, संधि, उपसर्ग और प्रत्यय, ये जो चार है, एक तो हो गया हमारा संधि, एक हो गया हमारा समास, एक उपसर्ग और एक हो गया प्रत्यय। ये जो चार है, इन चार को शब्द निर्माणकारी शक्तियां कहा जाता है, यानी इनसे नए नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से शब्द निर्माणकारी शक्ति नहीं है। यहां पर जैसे मान लिया एक इनमें से हटाकर संधि की जगह जैसे संज्ञा दे दिया, ठीक है, या किसी भी समास की जगह कोई दूसरा नाम दे दिया, तो संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय ये चार है, ये शब्द निर्माणकारी शक्तियां होती है। ठीक है, और यहां पर हम वही व्याकरण के टॉपिक देखेंगे जो अभी वर्तमान में हमारे फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में, क्योंकि हम फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस को लेकर ये क्लासें ले रहे हैं, तो फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में जो टॉपिक है हमारे व्याकरण के वही देखेंगे। तो हमारे चार है, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, चारों टॉपिक है वो हमारे फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में है। संधि को मैंने अच्छे से करवा दिया है आपको। उपसर्ग है, सॉरी, जो समास है वो आज हम इस क्लास में शुरुआत करेंगे। 2 क्लास के अंदर हम समास को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे और ऐसा अच्छे से आपको समझा दूंगा कि एक बार पढ़ने के बाद में आपको दूसरी जगह कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें। आप लाइक कम करते हो, वीडियो वॉच करते हो, आप लाइक करें। आपके लाइक करने से, क्योंकि आप अगर लाइक करोगे तो ही मैं अच्छा कंटेंट आपको उपलब्ध करवा पाऊंगा। दूसरी बात, आप लाइक करते हो तो यूट्यूब है वो दूसरे लोगों तो ये वीडियो सजेस्ट करता है, तो आपके लाइक करने से हमारे को भी मोटिवेशन मिलता है। दूसरी बात है, दूसरे लोगों को भी जो अच्छी चीज है उसका फायदा मिल सके। ठीक है, तो बिना समय गवाए हम शुरुआत करते हैं समास की। तो देखिए, पहले हम एक बार इसको इरेज करते हैं। अब देखिए समास, तो समास की पहले शब्द की बात करें तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो सम है जिसके हलंत लगा हुआ है, और एक आस है। ये 2 शब्द हो गए, और इन शब्दों का जो अर्थ है वो क्या होता है? संक्षिप्त करना और पास पास लाना, यानी 2 अलग अलग जो शब्द होते हैं उनमें से जो एक जगह करना, उसको पास पास लाना, संक्षिप्त करना। ठीक है, समास का मतलब ये होता है। दूसरी बात, हमने संधि पढ़ा, तो संधि है उसका विच्छेद होता है, संधि का विच्छेद होता है। विलोम शब्द की बात करें तो संधि का विच्छेद होता है और समास का विग्रह होता है। संधि का विच्छेद होता है और समास का विग्रह होता है, तो ये बात भी आपको दिमाग में रखनी है। यानी अब देखिए, बात करें परिभाषा की, तो समास है, उस समास की जो परिभाषा है वो है 2 पदों के मध्य विभक्ति का लोप करके पदों को पास पास लाने की प्रक्रिया का नाम समास है। ठीक है, अब देखिए, हमारे पीछे जो हमने संधि पढ़ा, उस संधि के अंदर हमने कहा था कि जो 2 वर्ण होते हैं, यानी ये जो धन यानी प्लस का जो निशान होता है, इधर भी जैसे मान लिया स्वर आ गया, ठीक है, ठीक है, इधर भी स्वर आ गया, या इधर स्वर आ गया, इधर व्यंजन आ गया, इस प्रकार हमने संधि को पढ़ा है। तो वहां पर क्या हो रहा, वर्णों का मेल हो रहा था, और यहाँ पर क्या हो रहा, 2 पदों के मध्य विभक्ति का लोप, यानी बीच में जो शब्द ऐसे जैसे का, की, में, पर, इस प्रकार विभक्ति का लोप करके पदों को पास पास लाने की प्रक्रिया, उसका नाम क्या है? समास है। तो संधि है उसमें विच्छेद था, समास में विग्रह था। दूसरी बात, समास और संधि में जो अंतर है वो क्या है कि समास है उसके अंदर पदों को पास पास लाया जाता है, और जो संधि है उसमें वर्णों को। उदाहरण देखते हैं हम, राजकुमार, तो राजकुमार है, इसको हमने एक जगह किया, यानी इसका समास किया। अब इसका जो विग्रह करेंगे तो होगा राजा का कुमार, तो बीच में देखो का आया, ये का क्या है? ये एक विभक्ति है। का क्या है? एक विभक्ति है। तो 2 पदों के मध्य विभक्ति का लोप करके पदों को पास पास लाने की प्रक्रिया, ये जो राजा है, राजा है, ये क्या है? पद है, शब्द भी है ये, ठीक है, और कुमार ये भी क्या है? तो शब्द भी आ सकता है, पद भी नाम आ सकता है। तो ये 2 इसमें से व्यक्ति को हमने जो का है उसको हटाया, और राजा का कुमार, इसको हमने राजकुमार कर दिया। राजा का कुमार था, इस चीज को राजकुमार कर दिया। तो ये इधर वाला जो राजकुमार है ये समास है, और ये समास का विग्रह है, राजा का कुमार ये विग्रह है। दही बड़ा,
तो देखो दही में डूबा हुआ बड़ा, तो हमने दही बड़ा काम में लिया, सिर्फ दो ही शब्द, बीच में ये में डूबा हुआ इनको हटा दिया। तो आपको समझ में आ गया समास क्या और विग्रह क्या है, अच्छे से समझ गए होंगे। हम आगे बात करते हैं। किसी भी प्रकार का आपको डाउट रहता है, कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो आप मेरे को कमेंट कर दे। जब भी मेरे को टाइम मिलेगा आपको कमेंट का रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। तो आप जब भी हो तो आप निसंकोच कमेंट कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर समास विग्रह, और यहाँ पर लिखा है मैंने समस्त पद या सामासिक पद। तो सामासिक पद है वो राजकुमार है, यानी जो एक जगह रहता है, जो शब्द होता है जिसको हमने एक बनाया, जैसे दही बड़ा है, दही बड़ा है, तो ये क्या, ये सामासिक पद है, यह समस्त पद है। और जो समास विग्रह है वो राजा का कुमार, दही में डूबा हुआ बड़ा, ये है वो सामासिक पद है। तो समास विग्रह है, तो जो लंबा हम लिखते हैं जैसे दही में डूबा हुआ बड़ा, तो वो समास विग्रह है। और दही बड़ा जब लिखते हैं तो वो समस्त पद या सामासिक पद है। यहां तक स्थिति आपकी अच्छे से क्लियर हो गई होगी, क्योंकि जब तक हमारे को बेसिक समझ में नहीं आएगा तब तक हम आगे हैं वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो बेसिक समझना बहुत जरूरी हो जाता है। और जो समझी हुई चीजें वो लंबे टाइम तक हमारे दिमाग में रहती है, और रटी हुई चीजें वो कुछ समय बाद में है वो हम उसको भूलने लगते हैं। अब देखिए समास के प्रकारों की बात करें तो समास है वो 6 प्रकार के, हमारे हिंदी में समास है वो कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। अब देखिए अव्ययीभाव समास जो 1 नंबर पे है उसमें प्रथम पद प्रधान होता है। अब प्रथम पद और जो द्वितीय पद, ये जो उत्तर पद भी बोलते हैं इसको, द्वितीय पद को है उसको क्या बोलते हैं, उत्तर पद भी बोलते हैं। तो ये जो प्रथम पद हुआ, उत्तर पद हुआ, ठीक है, या पूर्व पद, इसको पूर्व पद भी बोला जाता है, पूर्व पद। तो इनको हम जैसे प्रथम पद और द्वितीय पद हो गया, तो पूर्व पद बोला जाता है प्रथम पद को, और उत्तर पद बोला जाता है द्वितीय पद को। अब ये कैसे समझेंगे हम, आगे जो उदाहरण देखेंगे तो मैं आगे बताऊंगा कि प्रथम पद क्या होता है, द्वितीय पद क्या होता है, पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है। फिर तत्पुरुष समास है उसके अंदर द्वितीय पद प्रदान होता है। द्वंद्व समास है उसके अंदर दोनों पद प्रदान होते हैं। द्विगु समास है उसमें द्वितीय पद प्रदान होता है। और कर्मधारय समास है उसके अंदर द्वितीय पद प्रदान होता है। और बहुव्रीहि समास है उसके अंदर अन्य पद प्रदान होता है। तो हमारे सामने ये 6 भेद है। समास के कितने भेद है, ये हमारे सामने 6 भेद है। अविभाव समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, द्वंद्व समास होता है, द्विगु समास होता है, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। अब इसके अंदर पद की बात करें हम तो देखिए यहां पर आया प्रथम पद प्रदान होता है, यहां पर आया द्वितीय पद प्रदान होता है, फिर वापस द्वितीय दोनों पद प्रदान होते, फिर इसके अंदर द्वितीय पद प्रदान होता है तो इसको एक बार छोड़िए, फिर द्वितीय पद प्रदान होता है इसको भी छोड़िए, फिर अन्य पद प्रदान होता है। तो देखिए हमारे सामने 4 कंडीशन आई, एक तो प्रथम पद है वो प्रदान होगा, एक द्वितीय पद है वो प्रदान होगा, एक दोनों पद है वो प्रदान होंगे, और एक अन्य पद है वो प्रदान होगा। अब द्विगु और जो कर्मधारय उसके अंदर दोनों के अंदर द्वितीय पद प्रदान होता है। तो द्वितीय पद तो तत्पुरुष में भी होता है। तो 3 जो समास है हमारे, 3 समास के अंदर हमारा द्वितीय पद प्रदान होता है, तत्पुरुष समास में, द्विगु समास में और कर्मधारय समास में। तो ये तीनों मिलकर क्या है, एक हो गए। इसमें क्या है, तीनों में क्या हो रहा है, द्वितीय पद प्रदान हो रहा है। तो अब हम बात करें तो हमारे सामने एक तो ये हो गया प्रथम पद, एक हो गया द्वितीय पद, एक हो गया दोनों पद और एक हो गया अन्य पद। तो हमारे सामने समास आए 4, हमारे सामने समास आए 4। इन 4 समासों के आधार पर अब आपसे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उन क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, आपसे क्वेश्चन को अच्छे से समझना है कि क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है। आपसे पूछे समास कितने प्रकार के होते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका आंसर होगा 6 प्रकार। आपका आंसर कितना होगा, 6 प्रकार। अब आपसे आगे पूछे पद की प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होते, तो वहां पर आपका आंसर होगा 4, वहां पर आंसर होगा 4। अब ये बात मैंने नोट के अंदर नीचे लिखी है, देखिए क्या लिखा है मैंने नोट में है, पद की प्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार के होते हैं। तो मैंने आपको बता दिया प्रथम पद, द्वितीय पद, दोनों पद और अन्य पद, ये 4 ही होते, समझ गए। तो ऐसे समास 6 प्रकार के होते, पद की प्रधानता के आधार पर समास है वो 4 ही प्रकार के होते। आगे देखिए अब हम बात करते अविभाव समास क्या होता है। हमारा जो पहला प्रकार है अविभाव समास, तो अविभाव समास है उसके अंदर अविभाव समास में प्रथम पद प्रदान होता है, और ये बात हम ऊपर पढ़ चुके हैं।
अब इसकी पहचान कैसे करेंगे कि हमारे को पता कैसे चलेगा, जब भी हम उदाहरण को देखें तो हमें पता कैसे चलेगा कि इसके अंदर प्रथम पद प्रधान है, या फिर इसको हम देखते ही पहचान जाए कि ये उदाहरण किसका है। तो देखिए प्रथम पद अव्यय हो यानी समस्त उपसर्ग युक्त शब्द, तो उपसर्ग है जिनके लगे हुए, जैसे वी हो गया, आ हो गया, अ हो गया, परी हो गया, सम हो गया, जितने भी जो उपसर्ग है, वो जो उपसर्ग लगे हुए शब्द होते हैं, उपसर्ग लगे हुए शब्द होते हैं, वो सारे शब्द है वो अविभाव समास में काउंट होते हैं। तो जिन शब्दों के आगे उपसर्ग लगे हुए होंगे तो वो उपसर्ग वाले सारे शब्द किसमें आएंगे, अविभाव समास में आएंगे। अब इसके पीछे एक शर्त है, क्योंकि जो समास हम पढ़ते हैं तो समास में क्या होता है कि जो एक शब्द होता है उसके अंदर एक से ज्यादा समास हो सकते हैं। जैसे कोई समास ऐसा होगा जो तत्पुरुष समास का भी उदाहरण होगा, वो जिस प्रकार कर्मधारय का भी हो सकता है, उसके अंदर बहुवीरी भी हो सकता है, तो वो अलग अलग होगा, उसकी प्रकृति हमारे को समझनी पड़ेगी। ज्यादा से ज्यादा आप अभ्यास करोगे, ज्यादा से ज्यादा उदाहरणों को देखोगे तो आप अच्छे से समझोगे। बाकी जो मैं आपको बताऊंगा उसके बाद में आपका समास का क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा वो गलत नहीं होगा। देखिए तो प्रथम पद अव्यय यानी समस्त उपसर्ग युक्त शब्द है वो इसके अंदर काउंट होंगे। दूसरे पूर्वक लगा हुआ जो शब्द होगा, जिसे हम कहते हैं ध्यानपूर्वक, इस प्रकार पर्यंत, जीवन भर, इस प्रकार के जो शब्द है, उपरांत, ठीक है, भर, अनुसार, यथा, ये जो सारे शब्द है वो लगे हुए होंगे जिन शब्दों के, वो सारे शब्द है किसमें काउंट होंगे, अविभाव समास में काउंट होंगे। फिर बात करते हैं पुनरुक्त शब्द। पुनरुक्त शब्द कौन कौन से, जो डबल आए, तो जैसे धीरे धीरे, सने सने, रात रात, रातों रात। अब देखिए एक शब्द है जैसे भाई बहन, भाई बहन, ये ध्यान रखना, आपको कंफ्यूजन नहीं होना। तो भाई बहन है वो इसमें नहीं आएगा, भाई बहन है वो इसमें नहीं आएगा, इसमें कहने का मतलब दोनों शब्द सेम सेम आएंगे। जैसे धीरे धीरे, पुनरुक्त शब्द का मतलब दोनों शब्द सेम होंगे, सने सने, रात रात, रातों रात, तो ऐसे जो शब्द होंगे वो हमारे अविभाव समास में काउंट होंगे। तो मैंने आपको इनकी पहचान बता दी। ये जो शब्द लगे हुए होंगे यानी सारे जो उपसर्ग है वो आ जाएंगे, पूर्वक, पर्यंत, उपरांत, भर, अनुसार, यथा, ये सारे जो शब्द है वो आ जाएंगे। और पुनरुक्त शब्द धीरे धीरे, सने सने, ये जो सारे शब्द है ये अविभाव समास में काउंट होंगे। और इतना अगर आप याद कर लेते हो तो मैं गारंटी लेता हूं कि अविभाव समास का उदाहरण देखते ही आपके दिमाग में आ जाएगा तो ये अविभाव समास का उदाहरण है। देखिए उदाहरण में बताता हूं आपको। उदाहरण में हम बात करें तो देखो यथासंभव, तो यहां पर देखो मैंने बताया था, ये रहा यथा, यथासंभव यानी जितना संभव हो सके उतना, प्रतिदिन, प्रतिदिन का मतलब दिन दिन, तो प्रति, इसको इस पे भी पकड़ सकते हैं, दिन दिन डबल आ जाएगा तो भी पकड़ लेंगे। और प्रति, प्रति क्या एक उपसर्ग है, पकड़ लिया हमने शब्द को। लाजवाब, जिसका जवाब न हो, ला एक उपसर्ग है, जवाब शब्द है इसके अंदर, लाजवाब, जो कहने का मतलब अच्छी जो चीज होती है, जो बेस्ट चीज होती है, हम कहते हैं वाह क्या लाजवाब है, तो ये वो लाजवाब है ना, वो क्या एक ला उपसर्ग है इसके अंदर। प्रत्यक्ष, अब देखियो प्रतिदन अक्ष, प्रतिदन अक्ष, अब अक्ष नहीं होगा यहाँ पर अक्षी होगा, अक्षी का मतलब आंख होता है, तो प्रत्यक्ष का मतलब जो आंखों के सामने घटित होता है, अक्षी के सामने, तो प्रत्यक्ष संधि प्रतिदन अक्षी होगा, प्रतिदन अक्ष नहीं होगा, समझ रहे हो आप। तो ये संधि मैंने आपको बताई, ये किस संधि का उदाहरण आप मेरे को कमेंट करके बताइए, क्योंकि आप कमेंट करते ही नहीं, आप क्लास देखते हो, कमेंट किया करें जिससे आपको भी पता चले कि हाँ वास्तव में ये सही है या नहीं है, ठीक है, और हमें भी पता चले कि हाँ भाई आप क्लास देखते हो, आपको समझ में आ रहा है। तो प्रतिदन अक्षीय, तो समास को पढ़ने से पहले मैंने संधि को पढ़ा है, तो संधि भी आना जरूरी है, क्योंकि इसमें आपको प्रत्यय वो उपसर्ग निकला, पर नहीं है, इसमें प्रत्यय, ठीक है। विनय पूर्वक, पूर्वक शब्द आ गया, जीवन पर्यंत आ गया, मरणोपरांत, इसमें भी संधि है, मरण दन उपरांत, मैंने आपको एक टिप्स दी कि आपको शब्द देखते ही पकड़ लेना है, तो बताइए इसके अंदर कौन सी संधि, मरणोपरांत, मरण दन उपरांत, मरने के बाद, उपरांत का मतलब बाद। तो जिस प्रकार किसी को दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो मरणोपरांत यानी मरने के बाद में दिया, तो ये जो पुरस्कार दिए जाते हैं उसी प्रकार जो शब्द है, तो ये उपरांत आ गया। पेट भर या भरपेट कैसे भी लिख सकते हैं हम। मतानुसार आ गया, मत धन अनुसार, मत धन अनुसार, इसमें भी संधि है। तो ये जितनी भी संधियां मैंने पूछी है इनको आप मेरे को कमेंट में बताइए आप कौन कौन सी संधियां हो रही है, तो आपका संधि का भी रिवीजन हो जाएगा। आप थोड़ा, जब मैंने पूछा है तो आप क्या करोगे कि इस पे एक रिवीजन होगा आपका, आप दिमाग लगाओगे हाँ इसमें कौन सी है, वो तो सोचोगे आप, फिर उत्तर आप कमेंट में दोगे। तो इससे क्या होता है कि रिवीजन होता है, बार बार अभ्यास होता है, तो बार बार अभ्यास होने से ही तो चीजें वो फिक्स होती है।
तो इसका आंसर जरूर आप बताएं मेरे को। आगे देखिए धीरे धीरे जो पुनरुक्त शब्द है, पास पास, रातों रात, हाथों हाथ, तो ऐसे शब्द आएंगे, ये सारे शब्द जो अविभाव समास में आएंगे। अब आप अविभाव समास है जो मैंने पढ़ाया, इसके ज्यादा से ज्यादा आप गाइडों में उदाहरण देखिए और आप इनसे प्रैक्टिस करिए खुद से कि ये जो बताए ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अविभाव समास में आप देखोगे तो इसके बाद में कुछ नहीं बचा, आपका एक भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। तो एक समास आपका कंप्लीट होगा कि अविभाव समास में से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो हमारा वो गलत नहीं होगा। तो एक हमने कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं हम दूसरे की, तत्पुरुष समास की। समास में हम बात करें तो जो तत्पुरुष समास है यही सबसे ज्यादा बड़ा है, इसके बहुत सारे प्रकार है अलग अलग, ठीक है। तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रदान होता है, दूसरा पद है वो प्रदान होता है। अब देखिए उदाहरण देखिए, हम दूसरा पद प्रदान होता कैसे, कहने का मतलब जो पहले जो हमने अविभाव समास देखा था उसके अंदर प्रथम पद प्रदान होता है, तो उसके अंदर तो मैंने इतने सारे आपको तरीके बता दिए कि जो उपसर्ग आएगा वो शब्द है वो अविभाव में चला जाएगा, जो पुनरुक्त शब्द आएंगे वो अविभाव में चला, जिसके यथा, पूर्वक, अनुसार ये जो शब्द लगे होंगे वो सारे अविभाव में समास। तो उसमें प्रथम पद वाला सिस्टम तो आपको दिमाग में रखना ही नहीं है, आप ऐसे ही पकड़ लोगे। पर जो तत्पुरुष समास है इसके अंदर द्वितीय पद प्रदान होता है, इसको आप कैसे फाइंड करोगे। तो देखिए राजकुमार सख्त बीमार है, ये हमारे सामने एक वाक्य है। अब आपसे पूछे राजकुमार शब्द में कौन सा समास है, राजकुमार सख्त बीमार था। अब राजकुमार शब्द में कौन सा समास है, तो अब आप इसको कैसे पहचानोगे। तो देखिए आप, मैं बताऊं उस तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा है, आप एक क्वेश्चन बना, देखिए अब तक हम राजकुमार शब्द का विग्रह करते हैं तो हमारे सामने राजा और कुमार दो शब्द आते हैं भाई, एक तो राजा हो गया और एक कुमार हो गया। राजा वो प्रथम शब्द है, राजा वो प्रथम शब्द है और कुमार है वो द्वितीय शब्द है। तो कहने का मतलब ये प्रथम पद हुआ और ये द्वितीय पद हुआ। अब देखिए अब हम देखते हैं कि बीमार कौन है। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है कि हम क्वेश्चन करते हैं कि बीमार कौन है, तो हमारे सामने आता है कि राजा बीमार है या कुमार बीमार है। तो राजा या कुमार, तो उत्तर मिलता है कुमार। बीमार कौन है, कुमार है। तो अब कुमार बीमार है तो प्रथम पद है वो तो राजा, द्वितीय पद कौन है, कुमार है। तो इससे हमारे को पता चलता है कि दूसरा पद है वो प्रधान है इसके अंदर, तो द्वितीय पद है वो प्रधान है, इसलिए इसके अंदर द्वितीय पद प्रधान है। तो ये तत्पुरुष समास का उदाहरण हो गया, तत्पुरुष समास का उदाहरण हो गया। अब बात करते हैं कि आगे जो हम पढ़ेंगे तो हमारा जो कर्मधारय समास है, ठीक है, कर्मधारय समास है उसके अंदर भी तो क्या हो रहा था, दिग्गु समास है उसके अंदर भी तो क्या द्वितीय पद प्रदान हो रहे थे। तो उसको हम आगे देखेंगे, उसको हम आगे देखेंगे। क्यों, दिग्गु में और जो कर्मधारय में द्वितीय पद प्रदान होते हैं तो उसके अलग नियम कायदे हैं। यहां तक जो ये शब्द ये आपको अच्छे से समझ में आ गया कि तत्पुरुष समास में हम कैसे पहचानेंगे कि ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो आप इस प्रकार करके उसके टुकड़े करके देख सकते हो। आगे देखो, देखिए शब्द आया पुरुषोत्तम, तो पुरुषों में उत्तम, तो पुरुष महत्वपूर्ण है या उत्तम, यानी जो उत्तम है पुरुषों में वो महत्वपूर्ण है। तो दूसरा पद है वो प्रदान हो रहा है। पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला, तो पॉकेट महत्वपूर्ण है या मारने वाला महत्वपूर्ण है। यानी पॉकेट मार किसे कहते हैं, वो चोर होता है ना कोई आदमी पॉकेट को चुराने वाला, तो वहां पर पॉकेट महत्वपूर्ण नहीं है, जो प्रथम पद है वो महत्वपूर्ण नहीं है, मारने वाला महत्वपूर्ण है। तो ये टुकड़े करने भी आपको आना जरूरी है। और ये कब आएगा, ये जितना अभ्यास करोगे। तुलसी करत, तुलसी द्वारा कर, तो तुलसी महत्वपूर्ण है या करत, यानी तुलसी करत, यानी तुलसी ने जो किया था महत्वपूर्ण वो है, तुलसी महत्वपूर्ण नहीं है, तो करत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए द्वितीय पद प्रधान है। तो समझ में आ गया आपको कि प्रथम पद और द्वितीय पद हम कैसे पकड़ेंगे, कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर प्रथम पद महत्वपूर्ण है या द्वितीय पद महत्वपूर्ण है। उस चीज को जब हम उस वाक्य के टुकड़े करेंगे तो उस के हमारे टुकड़े करने के बाद में हमारे को समझ में आएगा कि इसके अंदर इसका भाव क्या कह रहा है। ठीक है, तो ऐसे समझ में आने वाले नहीं है, थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा। अब तत्पुरुष समास के उपभेद यानी इसके जो प्रकार किए गए वो देख लेते हैं। अब उपभेद की बात करें तो हमने कारक है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, पर हमने कारक पढ़ा है हिंदी में, उसके 8 प्रकार है कारक के। कर्ता कारक होता है, तो वो कर्ता, उस कर्ता को छोड़ना है, उस कर्ता को छोड़ना है। और एक लास्ट में आता है संबोधन, उस संबोधन को छोड़ना है, संबोधन उसको छोड़ना है। अब बीच में 6 रह गए, बीच में क्या है 6 रह गए, 8 होते हैं कर्ता कारक, तो उसमें से कर्ता और संबोधन को छोड़ना है, तो हो जाए कर्म। तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से,
अधिकरण में पर संबोधन हे हरि। तो ये जो है वो 6 प्रकार है वो इसके अंदर काउंट होंगे। तो पहला है कर्म तत्पुरुष समास। तो कर्म पढ़ा, कारकों में विभक्तियां होती है ना, तो कर्ता ने उसकी ने विभक्ति होती है, कर्म को तो इसकी को विभक्ति होती है, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है। तो इस प्रकार इसके अंदर को विभक्ति आएगी। जब हम टुकड़े करेंगे तो बीच में क्या विभक्ति क्या आएगी, को आएगी। तो को विभक्ति आए तो उन सारे उदाहरणों को हमारे को कर्म तत्पुरुष समास में रखना है। कौन से में रखना है? कर्म तत्पुरुष समास में रखना है। अब देखिए कर्म तत्पुरुष में को आएगी तो उदाहरण देखिए, वन गमन, वन गमन शब्द तो इसको आप बढ़ाओगे कैसे, वन को गमन, वन गमन को वन को गमन, तो इसके अंदर को आ गया, वन को गमन। अब आपसे पूछे इसके अंदर कौन सा समास है, तो वैसे तो तत्पुरुष ही है, यानी सीधा पूछे आपको तो वन को गमन इस प्रकार हम बढ़ाए तो वन महत्वपूर्ण है या गमन, यानी जो गमन है वो महत्वपूर्ण है, यानी वन को हम गए थे, वन महत्वपूर्ण नहीं है, तो दूसरा पद प्रदान हो रहा है। तो कहने का मतलब पद दूसरा हो रहा है। अब आपको तत्पुरुष पूछे तब तक तो तत्पुरुष कर देना, पर अब तत्पुरुष के अलग अलग भाग पूछ ले तो अब कर्म तत्पुरुष है, करण तत्पुरुष है, संप्रदान तत्पुरुष है, अपादान तत्पुरुष है, इस प्रकार नाम दे दे। तो वहां पर आपको देखना है कि वन को गमन को आया है तो को है वो कर्म तत्पुरुष का उदाहरण होता है, तो इसलिए हम इसके अंदर कर्म तत्पुरुष करेंगे। ग्रहगत, ग्रह को आगत, पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला, चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला, इस प्रकार इसके टुकड़े होंगे। समझ में आगे? आगे देखो, आगे हमारा दूसरा करण तत्पुरुष समास, से या द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, ये दो आएगी विभक्ति, से भी आ सकता है और द्वारा भी आ सकता है। उदाहरण देखिए इसके, अब इसके अंदर मैंने देखा एक तो से आएगा और एक द्वारा आएगा, यानी से आएगा तो द्वारा नहीं आएगा, द्वारा आएगा तो से नहीं आएगा। तो हस्तलिखित, हस्तलिखित यानी हाथ के द्वारा लिखा गया, हाथ के द्वारा लिखा गया, तो के द्वारा आ गया, द्वारा आ गया। तुलसी करत, तुलसी द्वारा करत, रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, रोग से ग्रस्त, इस प्रकार जितने ज्यादा उदाहरण देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो रोग से ग्रस्त, तो रोग महत्वपूर्ण है या ग्रस्त, तो ग्रस्त महत्वपूर्ण है, रोग महत्वपूर्ण नहीं है, रोग से ग्रस्त है, उसके लिए हम कह रहे हैं रोग से ग्रस्त है, कोई बीमारी से वो ग्रस्त है। तुलसी करत, तो तुलसी के द्वारा किया गया, तो तुलसी महत्वपूर्ण है किया गया, हस्तलिखित, हस्त महत्वपूर्ण है या लिखित, जो लिखा गया हाथ से वो महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं कि भाई कोई चीजें यहाँ पर लिखी हुई है तो कोई नोट्स होते हैं तो हम कहते हैं हस्तलिखित, तो वो लिखा गया वो महत्वपूर्ण है, हाथ महत्वपूर्ण थोड़ी है। तो दूसरा पद है वो प्रदान हो रहा है, ये ज्यादा से ज्यादा आपको अभ्यास करना पड़ेगा। अब बात करते हैं संप्रदान तत्पुरुष समास की, इसके लिए आएगा के लिए, स्थानों के सारे नाम इसी में आते हैं, जितने भी स्थान के नाम होते हैं ना वो स्थानों के सारे नाम इसी में आएंगे, स्थानों के सारे नाम इसी में आएंगे, पर उनके लिए एक शर्त होती है कि वो किसी शब्द के लिए रूढ़ नहीं होने चाहिए। अगर वो रूढ़ हो गया तो फिर उसको हम इसमें रखेंगे, जब रूढ़ हो जाता है तो उसको हम फिर रख देंगे उसमें बहुव्रीहि समास में, तो वो रूढ़ नहीं होना था, जब तक रूढ़ नहीं होगा तो उसके अंदर भी आएगा। अब देखिए स्थानों की बात करें हम, उदाहरण देखिए रसोई घर, तो रसोई के लिए घर, भाई रसोई बनाने के लिए घर है तो रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर है तो घर महत्वपूर्ण है, रसोई थोड़ी। पुस्तकालय, पुस्तक के लिए आले, आले का मतलब घर होता है, तो पुस्तकों के लिए जो पुस्तक महत्वपूर्ण नहीं, आले यानी घर महत्वपूर्ण। द्वितीय पद गौशाला, गायों के लिए शाला, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, ठीक है। इस प्रकार उदाहरण होंगे। वृद्धाश्रम, वृद्धों के लिए आश्रम। आगे देखिए जो 4 नंबर प्रकार है वो है अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास के अंदर से आएगा, से आएगा। अब हमने देखा कर्ता को छोड़ दिया हमने, कर्ता ने कर्म को करण से, तो वो करण पढ़ा हमने। तो अब देखिए हमने पढ़ा कर्ता ने कर्म को करण से और द्वारा, से और द्वारा, उसी में भी तो से आ रहा था। अब वो से है वो दिक्कत करेगा कि भाई से आ जाए तो हम किस में रखें, परंतु अपादान में जो से आएगा उसमें क्या होगा, अलग होने का भाव होगा, यानी वो बीच में से जो टुकड़े होंगे तो उससे अलग होने का भाव होगा, उसमें कमी का कोई भाव होगा, उसमें लज्जा का कोई भाव होगा, ऐसे जो भाव होंगे और बीच में से आए तो उसको अपादान में रखना है, बाकी तो उसको किस में रखना है, करण में रखना है। तो देखिए उदाहरण देखिए, पद च्युत, पद से च्युत, पद से हटाया गया, पद से हटाया गया, तो पद से हटाएगा मतलब पद से अलग कर दिया उसको,
पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, यानी हम जैसे हमने जो हमारा पथ होता है, जैसे मान लिया अभी हमारा जो पथ क्या है कि जैसे हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें तो हमारा मेन उद्देश्य है कि हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें, और बीच में जैसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती आ गई, जो चतुर्थ श्रेणी के पीछे लग जाती है कि उसके अंदर 53,000 के लगभग पद है, तो उसमें अच्छा रहेगा, फर्स्ट ग्रेड में इतने पद ही नहीं, तो हम उस पद से भ्रष्ट कर उधर चले जाते हैं, तो पद भ्रष्ट का मतलब अपना रास्ता है वो भूल जाता है, तो उसको कहते हैं। तो कहने का मतलब हमने फर्स्ट ग्रेड से अलग हो गए, तो अलग होने का भाव हुआ लक्ष्य विमुख, लक्ष्य से विमुख, ये भी इसी में आ जाएगा, लक्ष्य से, कहने का मतलब हमारा लक्ष्य क्या है फर्स्ट ग्रेड, फिर हम उससे अलग हो जाते हैं, भटक जाते हैं। सेवानिवृत्त, सेवा से निवृत्त, जैसे कोई कर्मचारी होता है सेवानिवृत्ति समारोह होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि जो सेवा से वो निवृत्त हो जाता है, अलग हो जाता है, अलग होने का भाव है उसमें, फिर वो जैसे मान लिया उसको रिटायरमेंट दे देते हो, फिर वो काम पर नहीं जाता, जो काम था उससे वो अलग हो गया, तो इसमें अलग होने का भाव होगा, उसमें कमी का कोई भाव होगा, उसमें कोई लज्जा का भाव होगा। संबंध तत्पुरुष समास की बात करें तो उसके अंदर का, के, की ये विभक्ति आएगी, दोनों शब्द संज्ञा होंगे, दोनों जैसे बीच में जो विभक्ति आएगी उस विभक्ति से इधर भी संज्ञा होगा और इधर भी संज्ञा होगा। उदाहरण देखिए रामचरित, तो राम का चरित्र, तो राम भी संज्ञा है और चरित्र है वो, चरित्र यानी चरित्र है ये, तो ये भी क्या है संज्ञा, यहाँ पर चरित्र लिखा हो तो राम का चरित्र है ये, ठीक है शब्द, तो राम वो भी एक क्या संज्ञा है, राम क्या है, राम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, संज्ञा हमने पढ़ी नहीं है अभी, परंतु आप पढ़े तो हो ही हो, कभी ना कभी तो समझ में आ रहा है, तो राम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और चरित्र है वो क्या है, वो मेरे को आप कमेंट करके बता सकते, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, भाववाचक संज्ञा। अब राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद, तो ये बीच में ये विभक्तियां आ रही है। आगे देखिए अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष समास, इसके अंदर में और पर विभक्ति आएगी, में और पर, ये विभक्तियां आपको याद करने की जरूरत नहीं, जो कारक है ना, वो कारक का टॉपिक मेरे चैनल पे है, फर्स्ट ग्रेड के लिए तो मैंने नहीं पढ़ाया पर मेरे चैनल पर उपलब्ध है, आप जाकर उसको देख सकते हो, उसमें मैंने पढ़ाया कर्ता ने, तो उसकी विभक्ति ने आएगी, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए पदान से संबंध कहा के की, अधिकरण में पर संबोधन है अरे, तो इस प्रकार है वो, तो रटने की जरूरत है, एक दो बार आप ऐसे अभ्यास करोगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगी, तो अधिकरण तत्पुरुष है, उसमें में और पर विभक्ति आएगी। इसके उदाहरण आगे देखते हैं। उदाहरण में कवि श्रेष्ठ, तो कवियों में श्रेष्ठ, आप बीती, आप पर बीती, पर आ गया इसके अंदर में आ गया। पुरुष सिंह, पुरुषों में सिंह, तो पुरुष महत्वपूर्ण है या सिंह महत्वपूर्ण है, सिंह महत्वपूर्ण, आप पर बीती, तो आप महत्वपूर्ण है या बीती जो महत्वपूर्ण है, तो आप बीती उसे कहते हैं जिस पर बीती गई है, तो बीती महत्वपूर्ण, कवि में श्रेष्ठ, तो कवि महत्वपूर्ण है या श्रेष्ठ महत्वपूर्ण, तो श्रेष्ठ वो महत्वपूर्ण है, तो ये द्वितीय पद इसमें प्रदान हो रहा है। अब आगे तत्पुरुष समास के अन्य भेद भी है, वो भी देख लेते हैं हम, कुछ अन्य भेद किए गए। पहला है न तत्पुरुष समास, न का मतलब ये नहीं का बोध कराता है। उपसर्ग इसके अंदर ए, अन, अन, एक तो अन हलंत वाला, एक पूरा है ना, न, नी, यानी का मतलब उपसर्ग तो आएंगे। अब यहां पर ध्यान रखना है कि उपसर्ग देखा हमने और अविभाव समास कर दिया, मैंने शुरुआत में आपको बताई थी कि समास है एक शब्द के अंदर अलग अलग समास हो सकते हैं, तो अब आपको प्रकृति को समझना पड़ेगा। अब नहीं का बोध करा रहे तो उसको हम उपसर्ग देखते हुए भी अविभाव समास में नहीं रखेंगे। अब देखिए उदाहरण अतिथि, अतिथि का मतलब है जिसके आने की कोई तिथि फिक्स ना हो, अनाम जिसका कोई नाम ना हो, अज्ञात जो ज्ञात ना हो, अनपेक्षित जो अपेक्षित ना हो, तो कहने का मतलब इसका जो अर्थ भी आपको दिमाग में सेट रखना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। नहीं का बोध कराएंगे तो उसको तत्पुरुष में रखेंगे। अनजान, अनजान का मतलब है जिसको हम जानते नहीं, अनपढ़ जो पढ़ा लिखा नहीं हो, नहीं का बोध करा। नालायक जो लायक ना हो, नापसंद जो पसंद ना हो, निरोग ठीक है जो रोग से रहित हो, नीरस निर्जन, तो इस प्रकार जो नहीं के बोध कराने वाले जो जितने भी जो उदाहरण आएंगे, ठीक है। नीरस का मतलब जिसमें रस ना हो, निर्जन जहां पर कोई जन यानी आदमी जो लोग होते हैं वो नहीं रहते हो, तो इस प्रकार के जो नहीं का बोध कराने वाले जितने भी उदाहरण आएंगे उसको न तत्पुरुष समास के अंदर हमारे को काउंट करना है। आगे देखिए आगे जो दूसरा है वो है लुप्त पद तत्पुरुष समास।
लुप्त पद तत्पुरुष समास। इसके उदाहरण क्या है कि इसके अंदर पद है वो लुप्त रहेंगे, पद है वो क्या है लुप्त रहेंगे, तो उसको लुप्त पद तत्पुरुष समास कहा जाता है। अब लुप्त पद तत्पुरुष समास के अंदर पहला आया रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, तो इसमें हम जैसे लिखे रेल पर चलने वाली गाड़ी। अब देखिए हमने सिर्फ ये रेल और गाड़ी दो ही शब्द लिए, कितने पद इसके अंदर लुप्त है। तो इस प्रकार के जो शब्द है वो किसके अंदर आएंगे, लुप्त पद तत्पुरुष समास के अंदर आएंगे। ये आपके फर्स्ट ग्रेड और कॉलेज लेक्चर है, ऐसे में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बाकी जो छोटे लेवल के एग्जाम है, जैसे मान लिया हमारे सेकंड ग्रेड हो गया, थर्ड ग्रेड हो गया, रीट हो गया, बीएसटीसी हो गया, पीटीटी हो गया, ऐसे जो छोटे एग्जाम उसमें सीधा ही पूछेगा इस शब्द में कौन सा है, तो तत्पुरुष समास है, कर्मधार है, ये ठीक अविभाव है, सीधा पूछेंगे। बाकी इतना गहराई में वो जो बड़े एग्जाम है इसके अंदर डीपली पूछेंगे कि लुप्त पद तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है, तो वो सारे तत्पुरुष समास के उदाहरण होंगे। अब उनमें से हमारे को छांटना पड़ेगा। अब देखिए दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, कितना सब बैलगाड़ी, बैल के द्वारा चलाई जाने वाली गाड़ी, पकौड़ी पकी हुई बड़ी, तो इस प्रकार ये जो उदाहरण है वो इसके अंदर आएंगे। ठीक है, आगे देखिए, आगे है अलुक तत्पुरुष समास। अलुक तत्पुरुष समास वे शब्द जिन्हें समस्त पद बनाते समय, मैंने आपको बता दिया कि समस्त पद कौन सा होता है, ठीक है, विभक्ति कारक चिन्ह का पूर्णतया लोप नहीं किया जा सकता, ऐसे शब्दों में कारक चिन्ह अपने स्वरूप में परिवर्तन करके विद्यमान रहता है, अलुक तत्पुरुष समास कहलाता है। इसके अंदर क्या होगा कि जब भी हम जो उसको जो विग्रह किया हुआ है, जो विग्रह किया हुआ उसको जब एक जगह करेंगे, जिस प्रकार मैंने आपको बताया राजकुमार, तो राजा का कुमार तो हमने एक जगह किया, तो ये कह रहा है कि जैसे वो का बीच में आया ना, तो वो भी उसके साथ में रहेगा शब्दों के, जैसे राजकुमार हम लिखेंगे तो वो उसके साथ में जुड़ा हुआ रहेगा, पूरी तरीके से वो लुप्त नहीं होगा, तो किसी ना किसी रूप में उसके साथ में रहेगा। उदाहरण से हम समझते हैं, उदाहरण है धनंजय, धनम धनंजय, इसके टुकड़े ऐसे होता है। अब ये मैं विभक्ति देखो, ये जो मैं साथ में आ रहा है, इसकी जो मैं विभक्ति है, तो ये जो अनुस्वार है तो विभक्ति का प्रयोग साथ में। मृत्युंजय, मृत्युम धनंजय, तो मैं विभक्ति का प्रयोग साथ में। वाचस्पति, वाचे धनपति, तो स विभक्ति है वो साथ में है। ऊंट पटांग, ऊंट पर टांग, तो पर है उसके जो पर विभक्ति का अंश प विद्यमान है, ऊंट पर टांग, ये पर तो साथ में आ गया बीच में। थानेदार, थानाएदार, ए विभक्ति थाना शब्द के साथ जुड़कर विद्यमान है, तो इसमें क्या हुआ कि जैसे राजकुमार हमने लिखा तो उसमें का विभक्ति है, उसका कोई मतलब नहीं है, फिर हमने राजकुमार सिर्फ लिख दिया, फिर राजा का कुमार, तो इस का कोई मतलब, इसमें क्या कि जो जब टुकड़े करते हैं तो वो भी वापिस इसके साथ में किसी ना किसी रूप में साथ में रहती है, तो वही तो है वो अलुक तत्पुरुष समास कहलाता है। आगे के उदाहरण है लूटम लूट, लूट के बाद लूट, तो के बाद विभक्ति मैं के रूप में प्रयुक्त, मैं बीच में आ गया लूटम लूट के। भागम भाग, भागने के बाद भागना। धक्कम धक्का, धक्के के बाद धक्का के बाद विभक्ति मैं के रूप में प्रयुक्त, जैसे धक्कम धक्का, ये तो ये पर के विभक्ति के बाद है ना वो इसमें मैं के रूप में आ गई, तो किसी ना किसी रूप में वो साथ में लगी हुई रहती है। बाकी जैसे इस धक्के का मतलब और इस धक्के का मतलब अलग अलग धक्का है, तो इस मैं का कोई मतलब नहीं है, तो ये साथ में जुड़ी हुई, तो ये अलग तत्पुरुष समास का उदाहरण है वो कहलाता है। आगे देखिए, आगे उपपद तत्पुरुष समास। उपपद तत्पुरुष समास है वे शब्द जिनमें शब्द के साथ शब्दांशों का योग हो, उपपद तत्पुरुष समास कहलाता है। शब्दांश क्या होता है, शब्द क्या होता है, तो हम देख ले कि वे शब्द जिनमें शब्द के साथ शब्दांशों का योग हो, उपपद तत्पुरुष समास कहलाता है। अब शब्द और शब्दांश की बात करें तो देखो, शब्दांश भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं होते, ये किसी शब्द के साथ जुड़कर ही अपना अर्थ व्यक्त कर पाते हैं। शब्दांश क्या होता है, अकेले काम में, जिस प्रकार हमने यहाँ पर उदाहरण लिया कि शब्द है वो तो कमल है, तो हम कमल है, इस कमल को कमल बोलते हैं, कमल को कमल बोलते हैं, और हमारे सामने कमल का नाम आते हैं, क्या होता है कि एक फूल दिमाग में आता है, कमल का फूल होता है। उस प्रकार से पंकज है, तो पंकज में एक तो हो गया पंख शब्द, एक तो पंख शब्द हो गया, और एक हो गया जय शब्द। अब जब पंकज है, पंकज कहा जाता है किसको, कमल को, कमल को कहा जाता है। अब पंख का मतलब होता है कीचड़, कीचड़ होता है, ठीक है।
अब पंख का मतलब कीचड़ होता है और जय का मतलब होता है जन्मना। पर अभी पंख का मतलब तो कीचड़ हो गया, पर जय का मतलब जन्मना। अगर अकेला जय रहे तो क्या उसका मतलब जन्मना होता है? उसका कोई मतलब, तो ये शब्दांश है, शब्द का अंश है। जब इसके साथ जुड़ता है तो ये अपना अर्थ दे पाता है, अकेले का कोई अर्थ नहीं है। जय है वो इसका हिसाब से क्या है, हमारे हिसाब से एक व्यंजन वर्ण है, व्यंजन वर्ण है। परंतु जन्मना इसका कोई अर्थ नहीं होता जब अकेला होता है, परंतु जब पंकज के साथ में तब इसका अर्थ है वो जन्मना होता है। उदाहरण देखिए, उदाहरण की बात करें तो श्रवणकार, श्रवणकार का मतलब होता है सुनार को कहा जाता है, सुनार को कहा जाता है श्रवणकार। अब श्रवण का मतलब तो सोना हो गया, पर कार का मतलब क्या होगा, सुनार नहीं होता, पर दोनों साथ में जुड़ के इस कार का ऐसे कोई मतलब नहीं है। जलचर, जल में जो विचरण करने वाले उसको बोला जाता है। खग, खग पक्षी को बोला जाता है। ठीक है, तो दोनों को ख और ग को अलग अलग कर दे तो क्या होगा, एक व्यंजन वर्ण हो जाएंगे, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ऐसे जो सारे शब्द है वो किसके अंदर आएंगे, उपपद तत्पुरुष समास के अंदर काउंट किए जाएंगे। आगे देखो, जल में चलने वाला विचरण करने वाले जो जीव होते हैं उसको जलचर कहा जाता है, इसमें सारे जीव आ जाते हैं। तो अब देखिए, हमने अविभाव समास और तत्पुरुष समास इन दो समासों को अच्छे से पढ़ लिया है। अब आगे जो द्विगु समास है और जो हमारे आगे कर्मधारय जो सारे समास बच गए, द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि समास है, इन चारों को हम अगली क्लास के अंदर करेंगे, क्योंकि क्लास है वो लंबी हो रही है। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक तो जरूर ही करें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।